नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे हाथ में भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक बुलेटिन है और सच कहूं तो इसे पढ़ना एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग उपन्यास पढ़ने जैसा है। बिल्कुल। एक तरफ है एक थ्रिलर जिसमें दक्षिण भारत के तट पर दीतवा नाम का एक चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल शांत सर्द कहानी जहां उत्तर भारत धीरे धीरे ठंड और कोहरे की चादर ओढ़ रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो कहानियां एक साथ कैसे चल रही हैं, लोगों के लिए इसका क्या मतलब है और इन दोनों के पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए इस दिलचस्प मौसम की परतें खोलते हैं। ये भारत के मौसम का क्लासिक पोस्ट मॉनसून पैटर्न है, लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींच रही है वो है दोनों छोर पर मौसम की तीव्रता। हाँ। ये सिर्फ विविधता नहीं है, ये एक ही समय पर दो चरम सीमाओं का प्रदर्शन है। एक तरफ पानी और हवा की विनाशकारी शक्ति और दूसरी तरफ तापमान का गिरना और जीवन की रफ्तार को धीमा कर देने वाला कोहरा। तो चलिए उस फिल्म से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन है, चक्रवात दितवा। बिल्कुल। बुलेटिन के मुताबिक 30 नवंबर की सुबह ये तूफान श्रीलंका के तट और बंगाल की खाड़ी पर मौजूद था। हाँ। लेकिन इसकी लोकेशन देखिए, कराईकल से सिर्फ 90 किलोमीटर, पुडुचेरी से 130 किलोमीटर और चेन्नई से 220 किलोमीटर दूर। 90 किलोमीटर, ये तो बहुत ही पास है। बहुत पास, मतलब कराईकल में लोग सचमुच तूफान को अपने दरवाजे पर महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। और सबसे चिंता की बात ये है कि ये दूरी लगातार कम हो रही है। अच्छा। हाँ, बुलेटिन कहता है कि ये तूफान उत्तर की तरफ यानी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के समानांतर बढ़ रहा है। समानांतर? और दोपहर तक ये तट से सिर्फ 70 किलोमीटर। सिर्फ 70? और शाम तक तो बस 30 किलोमीटर दूर होगा। इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से। हर गुजरते घंटे के साथ हवा की रफ्तार और बारिश की तीव्रता बढ़ती जाएगी। और इस बढ़ती तीव्रता का सबसे बड़ा असर है बारिश। चेतावनी तो बहुत साफ है। एकदम साफ। तमिलनाडु में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 2 दिसंबर तक, यहां तक कि तेलंगाना में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, एकदम भारी बारिश या एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स, खासकर तटीय तमिलनाडु के लिए। यह सुनने में ही खतरनाक लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भारी बारिश और एकदम भारी बारिश में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, भारी बारिश का मतलब हो सकता है कुछ घंटों के लिए तेज बौछारें, लेकिन एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स का मतलब है कि मानो कोई लगातार आसमान से बाल्टियां भर भर कर पानी फेंक रहा हो, वो भी कई घंटों तक। ओहो। हम 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की बात कर रहे हैं। इतनी कम समय में इतनी ज्यादा बारिश किसी भी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ठप कर सकती है और बाढ़ ला सकती है। कुछ ही घंटों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। और देखिए, कराईकल में 19 सेंटीमीटर बारिश हो भी चुकी है। अच्छा, तो ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये तो जमीनी हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल। पानी के साथ साथ हवा भी एक बड़ा खतरा है। बुलेटिन में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई है। हाँ, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आम भाषा में कैसे समझें? मतलब ये कितना तेज होता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार है जिस पर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं। ओहो। अब कल्पना कीजिए कि उस रफ्तार से हवा की एक दीवार आपसे टकरा रही है। ये कमजोर ढांचों को गिराने, पेड़ों को जड़ से उखाड़ने, बिजली के खंभों को गिराने, बिल्कुल, उन सब के लिए काफी है। यही वजह है कि मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। और समुद्र की स्थिति? 30 नवंबर की शाम तक समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी जो बाद में बहुत अशांत हो जाएंगी। इस स्थिति में छोटी नावों का समंदर में टिकना लगभग नामुमकिन है। यानी बारिश, हवा और एक और चीज का जिक्र है, स्टॉर्म सर्ज। ये क्या चीज है? स्टॉर्म सर्ज शायद चक्रवात का सबसे कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे घातक पहलू है। अच्छा। हाँ, ये सुनामी जैसा नहीं है, लेकिन इसका असर वैसा ही हो सकता है। चक्रवात का जो लो प्रेशर होता है और तेज हवाएं, बिल्कुल, और खारे पानी की बाढ़ ले आएगा। तो ये एक तरह से 3 तरफा हमला है, हवा, बारिश और समंदर का पानी। तो एक तरफ दक्षिण भारत पानी और हवा की जबरदस्त ताकत से जूझ रहा है। अब यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक काल्पनिक सफर करते हैं। चलिए, हम तूफानी नम हवा को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हवा सूखी, ठंडी और शांत है। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। बिल्कुल। यहाँ समुंदर की लहरें नहीं,
बल्कि हाड़ कपाने वाली शीत लहर दस्तक दे रही है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। उत्तर भारत की कहानी ठंड और तापमान के गिरने की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया है। लेकिन जो चीज ध्यान देने वाली है वो है मैदानी इलाकों की ठंड। सही कहा। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, बुलेटिन ये भी बताता है कि ये तापमान सामान्य से 1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक कम है। मतलब ये कि ठंड सिर्फ है नहीं, बल्कि जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा चुभने वाली महसूस हो रही है। एकदम। और ये तो बस शुरुआत है। पूर्वानुमान कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री और गिरेगा। मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ठंड अभी और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। कौन सी? बुलेटिन में महाराष्ट्र और गुजरात का जिक्र है और दोनों के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और ये मौसम की जटिलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1 मिनट। महाराष्ट्र में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, हाँ। जबकि गुजरात में 2 से 3 डिग्री गिरेगा। ये दोनों तो पड़ोसी राज्य हैं, इतना फर्क क्यों? ये एक शानदार सवाल है। इसका जवाब हवा के पैटर्न में छिपा है। अच्छा। उत्तर से जो ठंडी और सूखी हवाएं आ रही हैं, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ का असर कहते हैं, वो गुजरात को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। इसलिए वहां तापमान गिर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है। और वहां हवा का पैटर्न बदला हुआ है? हाँ, हो सकता है कि वहां अरब सागर की तरफ से आने वाली थोड़ी नम और गर्म हवा का प्रभाव हो, जो उत्तर की ठंडी हवा को रोक रहा है और तापमान को गिरने की बजाय थोड़ा बढ़ा रहा है। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर भी मौसम के कारक पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल। ठंड के साथ साथ कोहरे और शीत लहर की भी सीधी चेतावनी है। हिमाचल और ओडिशा में घना कोहरा और पंजाब और उड़ीसा में शीतलहर। इस कोहरे का जमीनी असर क्या होता है? बुलेटिन में विजिबिलिटी के आंकड़े भी हैं। वाराणसी में 500 मीटर और अगरतला में सिर्फ 200 मीटर। 200 मीटर की विजिबिलिटी का मतलब है कि आप सड़क के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ मुश्किल से देख पाएंगे। ओह, ये तो बहुत कम है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई से भी कम। सुबह और देर रात में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है। ट्रेनें लेट होती हैं, फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो जाती हैं। तो ये कोहरा सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है? नहीं, ये देश के एक बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्था और जीवन की गति को धीमा कर देता है। और शीतलहर भी सिर्फ ठंड लगना नहीं है। सही। ये एक आधिकारिक घोषणा है जब तापमान एक निश्चित सीमा से बहुत नीचे चला जाता है, जो खासकर बेघर और कमजोर लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही समय एक ही देश में मौजूद हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बुलेटिन में मौसम संबंधी विश्लेषण का एक हिस्सा है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि 2 प्रमुख मौसम प्रणालियां इस पूरी कहानी को चला रही हैं। 2 सिस्टम्स? हाँ। दक्षिण में है चक्रवाती तूफान दितवा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो गर्म समंदर की नमी और ऊर्जा से बना एक विशाल इंजन है। और उत्तर में ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, ये भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाली नम हवाओं का एक सिस्टम है। अच्छा। सर्दियों में ये हवाएं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। जब ये हवा का सिस्टम हिमालय के पहाड़ों से टकराता है तो ये अपनी नमी को उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के रूप में गिरा देता है। और फिर? और जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाता है तो अपने पीछे ठंडी, बर्फीली और सूखी हवा छोड़ जाता है। यही ठंडी हवा मैदानी इलाकों में फैलकर तापमान गिराती है और कोहरे और शीतलहर का कारण बनती है। तो क्या ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से बात करते हैं? क्या दक्षिण का इतना बड़ा चक्रवात उत्तर के मौसम पर कोई असर डाल सकता है? सीधे तौर पर लगभग नहीं। ये दोनों अलग अलग वायुमंडलीय थिएटर में काम कर रहे हैं। अच्छा। एक बंगाल की खाड़ी की गर्मी से चल रहा है, दूसरा हिमालय और पश्चिम से आने वाली हवाओं से। लेकिन अगर हम बड़े महाद्वीपीय पैमाने पर देखें, हाँ, तो ये दोनों विशाल सिस्टम हैं जो हवा के दबाव और पैटर्न को प्रभावित करते हैं। वे हवा के बड़े बड़े हिस्सों को अपनी ओर खींचते या धकेलते हैं। तो वे एक दूसरे से सीधी तौर पर नहीं लड़ रहे, लेकिन वे दोनों मिलकर भारत के मौसम के कैनवस पर एक जटिल और विरोधाभासी तस्वीर बना रहे हैं। कमाल है। तो आने वाले दिनों का आउटलुक क्या कहता है?
क्या ये दोनों फिल्में ऐसी ही चलती रहेंगी? हाँ, अगले कुछ दिनों तक तो ऐसा ही लग रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण में उत्तरी तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश का दौर जारी रहेगा। मतलब चक्रवात का असर रहेगा? असर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन नमी बनी रहेगी और उत्तर में ठंड और कोहरे की स्थिति भी बनी रहने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी कुछ दिन और रहेगा। तो आज हमने मौसम विभाग के इस बुलेटिन को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर की कहानी को समझा। दक्षिण भारत चक्रवात दित्वा की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जहां लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। भारी बारिश, तेज हवाएं और स्टॉर्म सर्ज, इन तीनों से निपटने की तैयारी चल रही होगी। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत एक अलग तरह की चुनौती से जूझ रहा है। यहाँ खतरा अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। गिरता तापमान, घना कोहरा और शीत लहर, जो आम जनजीवन, यातायात और सबसे जरूरी कमजोर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। बिल्कुल, यह विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ यह जानना नहीं है कि छाता लेकर निकलना है या स्वेटर पहनना है। यह जटिल प्रणालियों को समझकर समय पर चेतावनी जारी करने का एक विज्ञान है, ताकि जानें बचाई जा सकें। और सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये बुलेटिन हमें एक ही दिन में भारत के मौसम के दो चरम रूप दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी चरम घटनाएं और तीव्र होंगी, तो क्या हम ऐसी स्थिति देख सकते हैं जहां दक्षिण के चक्रवात और उत्तर के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव एक दूसरे से टकराने लगे? एक दिलचस्प सवाल है। मध्य भारत में मौसम कैसा दिखेगा, जहां एक तरफ से नमी और दूसरी तरफ से ठंड एक दूसरे से मिल रही हो? एक विशाल उपमहाद्वीप पर मौसम की इन जटिल और एक साथ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना भविष्य में कितना और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।